नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। और ये क्या है, क्या आपने कभी सोचा है कि हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? अगर ये प्रोसेस ना हो, प्रकाश का परावर्तन ना हो, तो आप कोई भी चीज़ देख नहीं पाएंगे। आपको लग रहा होगा ये प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो हमारे साथ रहिए और हम बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या हो। इसमें और नई चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। लेक्चर पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे बात कर लेते हैं पहले, प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। तो यानी लाइट के बारे में कुछ रोचक तथ्य, जैसे कि लाइट की स्पीड क्या होती है, तो ये मुख्यतः पूछा जाता है, या फिर आपके 10th के जो सिलेबस में है इसका यूज होगा, क्वेश्चन में भी यूज होगा। तो प्रकाश की चाल आप समझ लीजिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ये भी प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश टेढ़ा नहीं होता है, सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल की हम बात कर लें अगर, तो प्रकाश की स्पीड यानी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम इसको और भाषा में लिखें थोड़ा सा, तो कह सकते हैं 3 × 10⁵ अगर यहाँ पर किलोमीटर पर सेकेंड कर दिया जा सकता है। दोनों आंसर सही। यहाँ पे मीटर है तो 8 पावर रहेगी, अगर किलोमीटर है तो 5 पावर रहेगी। मतलब ये हुआ कि प्रकाश, इसका मतलब है 3 लाख किलोमीटर, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश कितना जाता है, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। इसका मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। तब भी इसको सूरज से आने में 8 मिनट का समय लगता है, तो कितनी दूरी होगी सूरज की, आप कल्पना करिए कि पलक झपकते 3 लाख किलोमीटर कोई दूरी चली जाए। यहाँ पर 1000 या 500 किलोमीटर चलने में 1 दिन चला जाता है, और ये पलक झपकते ही यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है प्रकाश। तो इसकी स्पीड की आप कल्पना कीजिए क्या होगी। इसीलिए प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश का हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, बाकी प्रकाश अदृश्य है। यहाँ पर देखेंगे और क्या, अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी कि किस प्रकार से हम चीज़ों को देख, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो आपको दिखाई क्यों दे रहा है, किस प्रोसेस का होने से आपको ये चीज़ें दृश्यमान हैं यानी दिखाई दे रही। तो इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन इसका नाम है, जिसकी मदद से आप हर एक वस्तु को इजिली देख पाते हैं। तो क्या है ये प्रोसेस, चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, हम मान लेते हैं ये कोई चिकना या पॉलिशदार तल है, तल का प्लेन है यहाँ पर चिकना यानी पॉलिश्ड, या फिर आप कह सकते हैं कोई पन्नी है या पॉलिश्ड प्लेन है, कोई चिकनी चीज है रखी हुई है, जैसे बोर्ड चिकना है तो बोर्ड रखा है, ये प्लेन है एक। यहाँ पर इसकी डिफिनेशन में बताया गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब कोई आपतित किरण यानी कि इंसिडेंस रे, इसको आपतित किरण कहेंगे ऐसे, इंसिडेंस रे यानी प्रकाश के सोर्स से कोई, ये सोर्स है मान लीजिए लाइट सोर्स है, यहाँ से कोई किरण आ रही है। जब भी कोई प्रकाशीय आपतित किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस वापस लौटने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी आप थोड़ा सा कुछ टर्म इसकी सीख लीजिए, फिर हम बताएंगे किस प्रकार से आप इसको देख पाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर ये क्या बताया हमने, जब भी कोई आपतित किरण, इसको क्या कहेंगे हम, आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण इंग्लिश में लिखना चाहें आप इंसिडेंस रे लिख सकते हैं। और ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है ये। परावर्तित किरण को आप इंग्लिश में लिखेंगे रिफ्लेक्टेड रे लिख सकते हैं। और यहाँ से एक हमने सीधा सीधा ड्रॉ किया, जिसको हम लंब कहते हैं, या फिर हिंदी में अभिलंब कहते हैं, हिंदी में अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है। ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल ड्रॉ करने का अर्थ है यहाँ से एक एंगल बन रहा है, हम देखें ये कोण बन रहा है, तो इस कोण को कहते हैं एंगल आई, यानी आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इंसिडेंस एंगल कह सकते हो, इसको कहते हैं एंगल आर, जिसको कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कह दिया, एंगल आर कह दिया। और यहाँ पर वो पॉइंट रख दीजिए, ये आपतन बिंदु हुआ। तो यहाँ पर चीजें
कैसे आते हैं, यानी लाइट सोर्स ऐसे आया, यहाँ पे लाइट की किरण यहाँ टकराई और यहाँ से बाउंस बैक हुई, वापस हुई। तो इसी बाउंस बैक होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लाइट का बाउंस बैक होना, यही फिनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसकी मदद से आप कैसे चीज़ों को देख पाते हैं। देखिए, कोई भी प्रकाश की लाइट इस पर पड़ती है, उसके बाद हमारी आंखों में जाती है, तभी हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो लिखा है वो सब दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रकाश की किरण जो है ऐसे पड़ रही है बोर्ड पे, और बोर्ड पे पड़ने के पश्चात हमारी आंखों में किरण आ रही है, इसी वजह से हम इनको देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कहें कि यहाँ पर कोई मंदिर हो और इस मंदिर के नीचे कोई साधु बैठा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ दूरी पर इंसान है, यहाँ पे मान लीजिए इस दूरी पर यहाँ पे इंसान खड़ा हुआ है। अब ये बहुत दूरी पर है इंसान, यानी कि काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर डार्कनेस है, यहाँ ब्राइटनेस है, अंधेरा है यहाँ। अगर हम इस इंसान से कहें इस इंसान को देख सकता है, तो ये इंसान इसको देख सकता है, यहाँ वाला इंसान इसको देख सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट सोर्स है और बल्ब की लाइट इस पर पड़ के इसकी आंखों में आ रही, रिफ्लेक्शन के पश्चात इस पर पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में आ गई। तो इसका मतलब ये इंसान इसको देख सकता है, लेकिन ये वाला इंसान इसको नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट सोर्स नहीं है जो यहाँ से टकरा के इसकी आंखों में फिर वापस जाए रिफ्लेक्ट होकर। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, जब प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, तभी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, अन्यथा ऐसे नहीं मिलेंगी। अगर हम आसमान में कोई लाइट जलाएं तो कुछ नहीं दिखेगा आसमान में। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आसमान में लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, लाइट किसी चीज़ से टकराकर वापस नहीं आती है। अगर लाइट किसी चीज़ से टकराकर वापस नहीं आती है तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। टकराकर वापस आना ही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन, और इसी के कारण हम चीज़ों को देख पाते हैं। ये समझ पाए आप? ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, प्रकाश का परावर्तन की। इसके दो नियम होते हैं। तो पहला नियम, दो नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम क्या होते हैं? पहला नियम क्या है, एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये नियम है पहला। तो मतलब हिंदी में लिखना चाहे लिखेंगे क्या, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात समझ लीजिए। उसके बाद हम क्या कहेंगे, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये यहाँ पर दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बात आप दूसरे नियम में लिखेंगे, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही प्लेन में समाहित होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये बात समझिए आप। ठीक है, तो ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके, तो नियम याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। परावर्तन होता किस चीज़ से है, तो परावर्तन होता है दर्पणों से। किससे होता है, दर्पण से। दर्पण से परावर्तन होगा, और दर्पण में दो प्रकार के दर्पण यहाँ पर बताए गए हैं, और एक है समतल दर्पण। तीन प्रकार के मुख्यतः हैं। तो समतल दर्पण कैसा होता है, पहले बात कर लेते हैं। समतल दर्पण सीधा सा होता है, एक तरफ पेंटिंग होती है। पेंटिंग किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की या फिर मरकरी की, पारा की पेंटिंग होती है, जिससे एक तल क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है, यानी कि एक तल से परावर्तन होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर
ये परावर्तन हो तो यहाँ पर जो समतल दर्पण होता है उसका समतल दर्पण से सिर्फ एक चीज पूछी जाती है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी याद रखिएगा, हम बताएंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे। फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? ये कई बार प्रश्न आया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। एक बात और समझ लीजिए कि समतल दर्पण से अगर कोई चीज जितनी दूरी पर रखी होगी, मान लीजिए 5 मीटर दूरी पर रखी है ये वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब पीछे कितनी दूरी पर बनेगा? 5 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। ये बात याद रखिए। तो कभी भी पूछे कि यदि वस्तु की दूरी और दर्पण की दूरी, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी सेम होती है, तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों पूछे तो जोड़ देना है, 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है। और अगर एक की पूछे जोड़ के दिया है तो आधी कर देनी है आपको। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है, प्रतिबिंब भी पीछे उतनी दूरी पर ही बनता है। ये बात याद रखिएगा। और समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। अनंत क्यों होती है भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 मिरर्स की ओर। इमेज 2 प्रकार की होती हैं। दर्पण में प्रतिबिंब जो बनते हैं, इमेज जिसको कहा जाता है, 2 प्रकार के। पहली इमेज क्या है? वास्तविक, क्या है? वास्तविक इमेज। और दूसरी है आभासी। आभासी इमेज। वास्तविक मतलब रियल और ये वर्चुअल। तो ये याद रखिएगा, रियल और वर्चुअल 2 इमेजेस बनती हैं आपकी। तो यहाँ पर हम एक दर्पण की बात करते हैं। दर्पण मुख्यतः यहाँ पर 2 दर्पणों के बारे में आप पढ़ेंगे 10th में। कौन कौन से? नंबर 1 है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। नंबर 2 है आपका उत्तल दर्पण। और ये मुख्यतः किस दर्पण के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं गोलीय दर्पण के अंतर्गत। किसके? गोलीय दर्पण के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। इसको कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये बात याद रखिए, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर ये कैसे होते हैं? यानी कि ध्यान से देखिए, गोलीय दर्पण का अर्थ है एक कांच का गोला हो, ऐसे एक कांच का गोला हो, और उस गोले से जो दर्पण काट के निकाला जाता है उसी को कहते हैं गोलीय दर्पण। जैसे यहाँ पे गोला है, बॉल के जैसा है, कांच का है। अगर यहाँ से हम ऐसे काट लें ऐसे, तो ऐसा टुकड़ा हमारे पास जो आएगा इस टाइप का आएगा टुकड़ा। तो ये क्या होगा? एक प्रकार से इधर से काट लें तो यही क्या है? यही दर्पण होता है। इसके एक पृष्ठ पर हम पेंटिंग कर देंगे और दूसरा पृष्ठ रिफ्लेक्टेड रखेंगे परावर्तन के लिए। तो इस टाइप का जो होता है उसी को कहते हैं गोलीय दर्पण, क्योंकि ये गोल सा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 दर्पण की बात करेंगे। जिसके उभरे हुए तल में पेंटिंग हो और दबे हुए तल से रिफ्लेक्शन हो उसको कहते हैं कौन सा? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। और जिसमें उल्टा हो, यानी कि हम कह सकते हैं जिसके दबे हुए तल में पेंटिंग हो और उभरे हुए तल से रिफ्लेक्शन हो, तो उसको कहते हैं हम उत्तल। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ये पहचानने के तरीके हैं, आप इनको देख लीजिए। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी। जैसे दर्पण में एफ आता है, एफ क्या होता है? दर्पण में सी आता है, सी क्या होता है? पी क्या होता है? M1 M2 क्या होते हैं? ये दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु हैं और ये इस लाइन को क्या कहते हैं, तो इनके बारे में समझेंगे और यहीं से डिफिनेशन भी बनती है इनकी, तो डिफिनेशन भी जानेंगे। आइए देखते हैं कि दर्पण में क्या क्या चीज़ें मुख्य होती हैं जो हमें जाननी चाहिए। टर्म क्या क्या होते हैं बोलने वाले, ये बात देखते हैं। आप वीडियो रोक करके इसे आप नोट कर सकते हैं। आगे देखें हम, ये ऐसा है, एक दर्पण ले लिया हमने, अवतल दर्पण ले लिया। मान लीजिए अवतल दर्पण है हमारे पास, यहाँ पर P है और यहाँ पर
F है, यहाँ पर C है, यहाँ पर M1 और M2 ये हैं, ठीक है। M1 M2 को कहते हैं द्वारक, क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और P को कहते हैं पोल, पोल का मतलब होता है ध्रुव, हिंदी में कहेंगे। ध्रुव क्या होता है अभी बताएंगे। F क्या होता है? मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस होगा F सेट। C क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये मेन फोकस होगा। ये जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, यानी कि मेन या प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसे, ये बात याद रखिए, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब सारी चीजों को देखते हैं। यानी दर्पण का जो मुख्य द्वार होता है, यानी कि दर्पण जहां से स्टार्टिंग होती है, प्रथम और अंतिम बिंदु, दर्पण का जो भी भाग है मुख्य, उसको हम द्वारक कहते हैं। पोल क्या है? ध्रुव क्या है? दर्पण का जितना परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, उसके मिडिल पॉइंट को, मध्य बिंदु को P कहते हैं। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? P कहते हैं, यानी कि पोल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है? फोकस क्या होता है? ठीक है, फोकस की क्या डिफिनेशन है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, मुख्य मेन प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उसी को ही फोकस कहा जाता है। उसी को ही क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और यहीं पर फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस और पोल के बीच, यानी कि ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और ध्रुव और सेंटर के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये बात भी याद रखिएगा। वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, और जो R होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है। तो R बराबर क्या होता है? R बराबर 2F होता है। ये सूत्र याद रखिएगा। और F बराबर R/2 भी याद रखिएगा। मतलब जब भी आपको वक्रता त्रिज्या दी होगी उसकी आधी कर देंगे तो हमें फोकस दूरी मिल जाएगी। यहाँ देखिए, ये आधे पर ही तो है फोकस, ये इतना दिख रहा है आपको मिडिल पॉइंट में F है, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या से आधी दूरी पर फोकस दूरी होती है। ये बात याद रखिएगा। आपको दो सूत्र याद रखिएगा, दोनों सूत्रों में से ऑप्शन में कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारी टर्म थी जो हमने सीखी। यहाँ पर क्या इनको कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है, जो इनकी डेफिनेशन है वो भी आप याद रखिएगा। या फिर ऐसा पूछ सकता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा में ऐसे खोखला गोला होगा, यानी कि दर्पण, यहाँ पे खोखला गोला में सेंटर भी तो होगा, तो दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी के सेंटर को, उसी के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र कहते हैं। ये बात याद रखिए, वक्रता केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें आपको समझ आ गई होंगी हमारे हिसाब से। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत, समस्या इसमें ना हो। तो हम आगे बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि जो दर्पण से है, दर्पण से इमेज कैसे बनती है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पर मुख्य बात है, इमेज बनाने से पहले आपको 3 रूल्स पता होने चाहिए, तब इमेज हम एक एक करके बनाएंगे। अवतल दर्पण की 6 इमेज बनती हैं और उत्तल दर्पण की 2 इमेज बनती है। तो इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कैसे इमेज बनाते हैं। आप वीडियो रोक करके आप नोट कर सकते हैं चीज़ों को। तो आपको 3 रूल्स क्या हैं देखिएगा। जैसे कोई मिरर हो, ये पोल होगा, ये F होगा और ये सेंटर होगा। जब भी कोई किरण पैरेलल जाएगी, जब भी कोई किरण, पहला रूल है, पहला रूल क्या है? जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से?
फोकस से होकर जाएगी। ये बात याद रखिएगा। जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित होने के पश्चात फोकस से जाएगी, और जब भी कोई वस्तु की किरण अगर फोकस से पहले ही पास हो रही है तो परावर्तित होने के पश्चात मेन एक्सिस के समांतर हो जाएगी, मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये बात याद रखिए। अगर फोकस से पास कराएंगे तो रिफ्लेक्शन के पश्चात ऐसे लाइन खींचेंगे, और अगर सेंटर से पास हो रही, तीसरा रूल, सेंटर से पास हो रही तो कहीं नहीं जाएगी, वो उसी मीडियम में वापस उसी मार्ग में वापस आ जाती है। ठीक है, तो 3 रूल्स इसमें हो गए। अब एक एक करके हम सीख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें 3 रूल क्या है। पहला रूल है, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी परावर्तित होने के पश्चात फोकस से जाएगी, और यदि कोई किरण फोकस से जा रही तो वो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सेंटर से पास हो रही तो उसी मीडियम में या उसी मार्ग में वापस आती है। तो पहली इमेज देखिएगा, ठीक है, या फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में हम 6 इमेज आपको बता देंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता देंगे आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।